तो कल हमने बेसिकली फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट जो है उसको स्टडी किया था। फेजर रिप्रेजेंटेशन, लेट्स से कि हमारे पास सिग्नल है v ऑफ t, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको फेजर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इसको फेजर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज Em at the angle of phi. Why? Because this omega is constant. This term omega is constant. Right? और ये जो फेजर वोल्टेज है, ये जो फेजर वोल्टेज है यहाँ पर, इस फेजर वोल्टेज को मैं बेसिकली कैपिटल V से रिप्रेजेंट करूंगा। कैपिटल V से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये फेजर वोल्टेज है। इसी तरह ही अगर मैं फेजर करंट लूंगा तो उसको जो है कैपिटल I से रिप्रेजेंट करूंगा। और हमने ये देखा था कि इस फेजर करंट को अगर मैं ई जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करूं, ई जे ओमेगा टी, राइट, और इसका जो है आई विल टेक द रियल ऑफ दिस, I'll take the real of this, then it is this term v of t. It is this term v of t. So ये मेरे पास Vm cos omega t plus 5 बैक आ जाएगी। फेजर वोल्टेज और फेजर करंट हम क्यों लेते हैं? फेजर वोल्टेज और फेजर करंट हम क्यों लेते हैं? बेसिकली in electrical circuits we deal with the phase voltage and phase currents, और अगर 3 फेज हैं तो उसमें जो है we will also consider the phase voltage and phase currents. तो सबसे पहले बेसिकली हमें जो है हमारे पास जो है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो आप रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में पढ़ते रहे हैं, जो कि आपका सर्किट एनालिसिस का कोर्स 1 था। रेजिस्टिव सर्किट्स जो हैं वो आपके लीनियर सर्किट्स होते हैं, और उसमें जो है वो आपने डीसी वोल्टेज और डीसी करंट्स को जो है वो देखा होगा, लेकिन आपने उसमें एसी करंट और एसी वोल्टेज को डील नहीं किया होगा। तो आप बेसिकली हमारे पास जो सर्किट्स हैं, इन सर्किट्स में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया। आपको पता है कि हम इंडक्टर को जो है वो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली वी हैव the inductance in the circuit and we have the capacitance in the circuit, और ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों सर्किट एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। So we will have the derivative of this voltage to find the energy storage capability of the circuit, or we have to integrate the
integrate it to find the energy storage capability of the capacitor. So we can determine the voltage across the inductor and the voltage across the capacitor. So how we can take the derivative of this voltage, and how can we take the integral of this voltage. तो इसके लिए जो है वो बेसिकली हम एक दफा कैलकुलेट कर लेंगे ताकि उसी फॉर्मूले को हम दोबारा यूज कर सकें. So basically when we take the derivative of this Vm cos omega t plus phi, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली नेगेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा. हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस ओमेगा टी प्लस फाई. तो इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है कि इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड दिस नेगेटिव साइन, and then we take the derivative of this angle. So when we take the derivative of this angle, we will get omega. और जो Vm टर्म है is remains constant, और हमारे पास जो है वो इसमें माइनस ओमेगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा. तो इक्विवेलेंटली हमने जो लर्न किया है कि बेसिकली we have what we will do, that we will add minus 90 degree here and plus 90 degree here. और आपको पता है कि बेसिकली हम minus 90 जब यूज करेंगे तो this sign will be converted into cos. तो हम इसको जो है वो we will convert this into cos, और जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्लस 90 डिग्री आ जाएगा. तो अब हमारे पास जो है वो बेसिकली we have the omega Vm, and we have the three components omega t, phi and EJ 90 डिग्री. तो ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो कल हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि बेसिकली this cos is the real of this exponential. So we mention it the real of this exponential, and we express this in the form of exponential. तो हमारे पास जो है ये तीन फेज आ गए हैं. तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दिस J 90 degree is in fact this component is in fact is J. This component is J, right? And this Vm and this EJ phi EJ phi is in fact is what is the phasor voltage. That is the phasor voltage. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? J आ जाएगा और phasor voltage आ जाएगी और ओमेगा और EJ ओमेगा t as it is आ जाएंगे. ठीक है. तो अब हम इसका जब रियल पार्ट लेंगे तो रियल पार्ट हम कैसे लेंगे
कि हम जो है इस dy बाय dt को टाइम डोमेन में तो सिंपली एज ए डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फेजर डोमेन में हम क्या करेंगे कि इसको j ओमेगा v से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, j ओमेगा v से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास जो है j ओमेगा v जो है ये टर्म जो है इस डेरिवेटिव का आ जाएगी। बाकी जो e j ओमेगा t है वो मैंने ये बताया था कि बेसिकली e j ओमेगा t will not represent the phasor voltage, it represent this sinusoid component, the e j omega t, and this, the real of this omega t is in fact is cos omega t. तो आप जो है ये मैथमेटिक्स अगर साथ साथ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि आप पेपर पेंसिल और कैलकुलेटर साथ रखेंगे तो इफ यू कैन डू इट अलोंग विद मी तो आपके लिए ये आसानी। अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम इंटीग्रल लेंगे तो वी कैन प्रैक्टिस इट हेयर, तो हमारे पास v बाय जे ओमेगा आ जाएगा, v बाय जे ओमेगा आ जाएगा इन फेजर डोमेन। तो ये तो बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे पास हो गई कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जो है फेजर डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिंपली वी मल्टीप्लाई इट बाय j ओमेगा एंड फॉर इंटीग्रल वी डिवाइड इट बाय j ओमेगा। तो अब बेसिकली हमने एक प्रॉब्लम लेते हैं कि जो है जिसमें इंटीग्रल भी है और फेज भी है और डेट इज इक्वल टू दिस this 50 cos 2t plus 75 डिग्री इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि बेसिकली हम इसको फेजर फॉर्म में लिख लेंगे, तो फेजर फॉर्म में इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो देखते हैं कि कैसे है कि हम जो है फेजर फॉर्म में वी हैव दिस 4i, सो वी विल गेट इट इन फेजर फॉर्म, राइट। तो और इंटीग्रल को हमने क्या किया कि बेसिकली इसको 8i बाय जे ओमेगा से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाकी जो है हमारे पास जो है ये टर्म्स जो है फेजर फॉर्म में आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को फेजर फॉर्म में लिखना था, तो आपको पता है कि ये टर्म जो है कांस्टेंट है, दिस इज द e रेज़ टू पावर j2t और ये जो है फेजर फॉर्म में 50 एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, दिस इज ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 वैल्यू जो है वो ले लेंगे यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और आई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दिस 2 डिवाइडेड बाय गिव अस 4, राइट, एंड जे जब ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली माइनस जे बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है बेसिकली यहाँ पर ओमेगा जो 2 है दैट इज -6 और ये 50 एट द एंगल ऑफ 75।
J simply if it we have 1 by J, तो इसको हम ये देख सकते हैं कि it is multiplied by J and it is divided by J. तो हमारे पास जो है नीचे जो है वो हमारे पास J स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा. तो इक्वलेंटली दैट इज इक्वल टू -J. तो हम सिंपली ये मेमोराइज कर लेते हैं कि J जो है टर्म जब ऊपर शिफ्ट होगी तो ये -J हो जाएगी. तो कन्वर्टिंग दिस टू टाइम डोमेन, अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है 4 - 10J आ जाएगा, 4 - J10 आ जाएगा, J10. और इसको जो है वो हम एक्सप्रेस करेंगे पोलर फॉर्म में. तो पोलर फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करके बताएं. जी, पोलर फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू आ रही है. तो इसका तरीका ये है कि 4 स्क्वायर इज 16 एंड 10 स्क्वायर इज 100. तो 116 का हमने अंडर रूट लेना है. तो 116 का अंडर रूट लेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इट इज इन फैक्ट इज 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. कल मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस दी थी कि ये आप प्रैक्टिस करें ताकि जो है आपको इसमें मुश्किल ना हो. और जो एंगल है वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स और -10/4 by 4. तो that is the calculation you converted in the polar form. और फिर इसको जो है जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे and then you will get the answer of I in phasor form. You will get I in phasor form. तो I in phasor form जो है आपके पास आ जाएगा, it is कैपिटल I. और इस I को जो है आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और टाइम डोमेन में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये I of t जो है 4.642 cos 2t is constant, यहाँ पर जो था वही रहेगा और एंगल हमारे पास आ जाएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन टाइम डोमेन. तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया. तो ये बेसिकली था लेक्चर 1 जो कि हमने कल कंप्लीट करना था. लेक्चर 2 में बेसिकली हम जो है वो कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस पढ़ेंगे और फेजर रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स इनको पढ़ेंगे. और जो है फिर किरचॉफ्स लॉ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन देखेंगे और फिर इम्पीडेंस कॉम्बिनेशन जो है वो देखेंगे. तो ये ब्रीफ जो है आज का लेक्चर जो है ब्रीफ है और कल के लेक्चर पे बेस करता. तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो है वो हमारे पास करंट या वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ टाइम डोमेन हम उसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. इन द फॉर्म ऑफ टाइम डोमेन हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम बेसिकली इसे वोल्टेज कैलकुलेट करनी होती है
तो हम इसे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो अगर हम ये देखें कि बेसिकली आई और वी जो हैं वो, इफ वी आर यूजिंग ए रेजिस्टर, तो इनका जो फेज है वो सेम है। इनका जो फेज है, ये दोनों इन फेज हैं। आई और वी जो है वो इन फेज हैं जब मैंने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, और V की वैल्यू जो है वो R टाइम्स ज्यादा है I से। ठीक है, अब फेजर रिप्रेजेंटेशन जब हम इसकी देखेंगे तो फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कि हम RIMEJ लिखेंगे, या RIM@the-angle-of phi लिखेंगे, या फेजर रिप्रेजेंटेशन में VRI लिखेंगे। तो ये बेसिकली आपकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपकी जो है फेजर रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर द फेजर रिप्रेजेंटेशन, दीज आर द फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो फेजर डोमेन में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम डोमेन में आपने ये देखा था कि दिस इज द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, और इस टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में आपने ये देखा था कि दोनों जो हैं इन फेज हैं, और जो एम्पलीट्यूड है V का वो R टाइम्स ग्रेटर है। तो फेजर की फॉर्म में क्या है, फेजर की फॉर्म में ये जो है फेजर रिप्रेजेंटेशन है। फेजर रिप्रेजेंटेशन में ये है कि V जो है वो R टाइम्स ग्रेटर है, लेकिन दोनों का जो फेज है वो सेम है फाई। तो द फेजर वोल्टेज एंड फेजर करंट आर इन फेज। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हम डेली लाइफ में डील करते हैं वो हम फेजर वोल्टेज और फेजर करंट्स को डील। ठीक है, तो सिंगल फेज में भी हम फेजर वोल्टेज और करंट्स को डील करते हैं, और थ्री फेज सिस्टम में भी हम जो है वो फेजर वोल्टेज और फेजर करंट्स को डील करते हैं। अब बेसिकली व्हाट अबाउट द इंडक्टर्स, ये तो रेजिस्टर के बारे में हमने स्टडी कर लिया। तो अगर हमारे पास जो है करंट I इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट, और वो करंट I जो है वो हमारे पास IM cos ओमेगा t प्लस फाई है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, LdI/dt। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव को मैं क्या करूंगा कि डेरिवेटिव को मैं सिंपली जो है वो J ओमेगा L से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। ये तो तरीका है कि मैं इसको V को J ओमेगा L I की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने डेरिवेटिव की एक्सप्लेनेशन की थी, ऑन द सेम वे वी कैन हैव it in sine form and then in cosine form, and then we split it in the form of phase, and we will get this relationship which is J omega L by I. अब ये J साइन इन द इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी हैव J हियर। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है वो और करंट के दरमियान जो है वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है।
वो कैसे? पहले जो वोल्टेज और करंट थी वो क्या थे? सेम फेज पे थे। लेकिन जे जो है वो बेसिकली क्या है? जे की फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये है 1 एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि V और I के दरमियान जो है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और इसका मतलब ये है कि V इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। V is leading by 90 degree. तो that is the case of inductor. तो अभी हमने क्या देखा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट in case of resistor, both voltage and current are in phase, we have the same phase. But in case of inductor, what we have, the voltage is leading by 90 degree. Voltage is leading by current by 90 डिग्री। तो करंट का जो फेज था हमारे पास क्या था? करंट का जो फेज था वो ये फाई था। करंट का फेज फाई था और वोल्टेज का फेज में क्या चेंज आया था कि यहाँ पर एक जे फैक्टर आया और जे फैक्टर की वैल्यू जो 90 डिग्री थी। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री जो है वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री जो है लीड कर रही है। रेसिप्रोकेटली हम ये कह सकते हैं कि करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है। तो बट these two vectors are rotating at a constant frequency omega। मैंने आपको बताया था कि सर्किट में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। बिकॉज इन नेटवर्क के अंदर जब आप नेटवर्क देखते हैं या नेटवर्क को एनालाइज करते हैं तो उसमें एक सर्किट दूसरे सर्किट के साथ उस वक्त ऑपरेट कर सकता है जब ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और ये ओमेगा भी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है और ओमेगा भी कांस्टेंट है। और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये ओमेगा रेडियंस पर सेकंड के हिसाब से जो है वो रोटेट करेंगे। तो दोनों जो है करंट एंड वोल्टेज these are rotating with a constant velocity or phase. अच्छा, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? हेलो। नो सर, क्लियर है सारा कुछ। ठीक है। तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशनशिप, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशनशिप्स हमारे पास क्या हैं और वोल्टेज एंड करंट इज हमारे पास जो है V इज इक्वल टू आर आई, that is the phasor representation, and we can illustrate it in the same in the frequency domain। और फिर जो है हमारे पास
इंडक्टर के केस में वी हैव द फेजर रिप्रेजेंटेशन एंड here the voltage is here the J term is multiplying and voltage is leading by 90 degree. Here the J terms in case of capacitor is dividing and जब मैं इसे ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस जे हो जाएगी और माइनस जे का मतलब ये है कि 1 एट द एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री और V is leading by माइनस 90 डिग्री और मैं जो है इम्पीडेंस की वैल्यूज जो हैं वो लिख सकता हूँ कि ये जे ओमेगा एल एंड 1 ओवर जे ओमेगा सी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट in case of resistor, inductor and capacitor. So capacitor के केस में जो है वो आपकी जो वोल्टेज है is lagging by 90 degree. तो reciprocately we can say the current is leading by 90 degree. और दोनों जो है वो एक constant angular velocity ओमेगा से rotate. तो that is the phasor domain representation of these components that is similar. अब बेसिकली बिहेवियर क्या होगा? बेसिकली एक्चुअली व्हाट वी आर सेइंग कि अगर मैं इसको रिएक्टेंस कहता हूँ, ये जो दोनों कंपोनेंट हैं दैट इज इनफैक्ट इज द रिएक्टेंस एक्स, इसको मैं एक्स रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करता हूँ और that is XL and that is XC. तो अब मेरे पास क्या होगा कि जो मेरे पास रिएक्टेंस है इस J को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ये that is representing the phase. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई FL FL, ठीक है, और हमारे पास जो XC है वो हमारे पास जो है 1 ओवर 2 पाई FC आ जाएगी, 2 पाई FC. अब यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है ये 0 होगी और 0 का मतलब ये है कि जो ये इम्पीडेंस है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये जो है शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा क्योंकि 0 इम्पीडेंस मींस दैट इट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट. और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फॉर f ग्रेटर देन 0, तो ये जो है बेसिकली क्या करेगा कि ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज. इसी तरीके से जो कैपेसिटेंस है इफ आई टेक इट 0 तो ये जो है इन्फिनिट हो जाएगी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू जो इम्पीडेंस की है वो इन्फिनिट हो जाएगी और इन्फिनिट मींस दैट इज ओपन सर्किट, राइट. और फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज जो है, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए जो है ये वैल्यू जो है अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी और इट विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट. तो that is the rules that for frequency which is
zero or DC voltage, capacitor behave as a short circuit, and for AC voltage or current, it behaves like open circuit, and similarly for the DC, unlikely. In case of capacitor, for DC it is open circuit, and for higher frequency it is short circuit. अब हमारे पास जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं, आरएल सर्किट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम घर के अंदर देखें तो घर के अंदर जो है वो हमारा रेजिस्टिव लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है। तो हम अगर होम नेटवर्क को एक्सप्रेस करना चाहें तो हम आरएल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं और इंडक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक। और यू नो कि आपके इंडक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं वो लाइक जो है वो आपकी मोटर हो सकती है, और आपकी जो है वो बेसिकली फैंस हो सकते हैं। ये सारे इंडक्टिव लोड्स हैं। तो जो है प्योरली रेजिस्टिव लोड जो है वो इज प्योर वायर, और वो वायर का ही हो सकता है कि द वायर हैज द वायरिंग जो आपने की है दैट इज द रेजिस्टिव लोड और हैव सम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो है प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं होता, हमारे पास आरएल टाइप का लोड होता है या आरएलसी टाइप का लोड होता है। तो बेसिकली हम जो नेटवर्क कंसिडर करेंगे वो आरएल कंसिडर करेंगे, आरसी कंसिडर करेंगे और आरएलसी कंसिडर करेंगे। तो आरएल नेटवर्क के अंदर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें जो है वो वोल्टेज जो है वो गिवन है और हमें जो है वो इसका करंट फाइंड आउट करना है। तो डेट इज वेरी सिंपल, इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। V इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई, और ओमेगा जो है हमारे पास यहाँ पर 60 है, ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियंस पर सेकेंड, और वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ फेजर वोल्टेज इज 12 at the angle of 45 degree. So it is the phasor voltage 12 at the angle of 45 degree. तो आप सिंपली आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और J is 1 at the angle of 90 degree. तो हमारे पास J 60 into 0.1. 0.1 is the value of the inductor. तो हमारे पास जो है ये 0.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वोल्टेज जो है वो हमारे पास फेजर वोल्टेज आ जाएगी, और वह बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट द आंसर। अब इसको जो है री अगेन आपने आई की फॉर्म में लिखना है। तो आई की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे कि इट इज द 2 cos 60t प्लस या यहाँ पर चूंकि -45 डिग्री है, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 360 ऐड करना पड़ेगा। सो आई विल राइट इट -45। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सो यू हैव 2 cos 60t -45 degree ampere is the current of the circuit.
इम्पीडेंस जो है बेसिकली एक्चुअली हम सर्किट में जब आरएल या आरसी या आरएलसी सर्किट कंसिडर करते हैं तो फिर वो रेजिस्टिव सर्किट नहीं होते। तो जो आर है इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फैक्टर विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस होती है क्योंकि बेसिकली वी डील विद द फेज ऑफ द इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर आपको पता है कि जे ओमेगा एल है और कैपेसिटर जो है 1/j ओमेगा सी है। तो इट विल इन फैक्ट ट्रीटेड एज ए इम्पीडेंस और कॉम्प्लेक्स नंबर। और z इज इक्वल टू v ओवर आई हम कह सकते हैं। इसके इम्पीडेंस के यूनिट्स भी हम ओम लेते हैं और जो है जस्ट लाइक वी हैव इन केस ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमारे पास जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिव कंपोनेंट है जो कि इन फेज कंपोनेंट है, और एक रिएक्टिव कंपोनेंट है जो कि इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो द इम्पीडेंस इज डिवाइडेड इन द रेजिस्टिव कंपोनेंट which is the real component along the x-axis and the reactance which is along the y-axis. तो हम ये हैं जो है इसको we elaborate the impedance in case of R it is equal to Z is equal to R. In case of inductor it is equal to j omega L and the value of reactance is omega L. And in case of capacitor it is 1 over j omega c and the reactance is 1 minus omega c. क्योंकि जब मैं रिएक्टेंस की बात करूंगा तो आई विल नॉट कंसिडर द, जैसे मैंने बताया था आपको, एक्स सी और एक्स एल के अंदर कि इसमें जो है वो हम क्या करेंगे कि ये जे कंपोनेंट जो कि फेज से रिलेटेड है वो कंसिडर नहीं करेंगे, और डेट इज द रिएक्टेंस, और डेट इज द केस ऑफ रेजिस्टेंस वी डोंट हैव एनी रिएक्टेंस, वी हैव ओनली रेजिस्टेंस। सो जो इम्पीडेंस जो है वो फेजर है कि नहीं, तो इट इज नॉट अ फेजर because it is not representing the sinusoidal quantity. तो इम्पीडेंस जो है वो बेसिकली हम इसको रियल कंपोनेंट एंड इमेजिनरी कंपोनेंट की फॉर्म में एलेबोरेट कर सकते हैं, और इसका एंगल जो है वो टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर आर कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल कंपोनेंट अगर हम इम्पीडेंस से डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें कि ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर इफ जी इज गिवन, तो जी से जो है आर की वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बाय पुटिंग इट जी कोसाइन थीटा, सो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी। और रिएक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी विद साइन थीटा। ये हमें इमेजिनरी कंपोनेंट। इंडक्टिव और जो है असल में आपने ये देखा था कि जो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो 0 होगी इन केस ऑफ रेजिस्टर, और इन केस ऑफ कैपेसिटर इट इज लेस देन 0, एंड इन केस ऑफ इंडक्टर इट इज ग्रेटर देन 0, or it is in fact inductive impedance is somewhere between the is somewhere at the positive side and capacitive impedance is somewhere to the negative side. अब
इम्पिडेंस से जो है वो हम एडमिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में एडमिटेंस हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए समटाइम्स वी डील विद द इम्पिडेंस और समटाइम्स वी डील विद द एडमिटेंस। और ये दोनों जो है रेसिप्रोकेटरी टर्म्स हैं कि जो है द एडमिटेंस y is in fact is the reciprocal of this impedance। और अगर हम देखना चाहें तो the admittance is in fact is equal to I over V, both in phasor forms, right? So this is in this Z is in fact is the V over I, and this Y is in fact is I over V। और एडमिटेंस का जो यूनिट है वो साइमंस है। तो Siemens is the unit of this admittance, and we have the conductance is the real of y, and the susceptance is the imaginary of y, and this is represented by here j and b terms. So how can we calculate if this is the impedance? So we can calculate the conductance and susceptance by reciprocating the impedance. See here. Or you just simplify this quantity by multiplying by this, and you will solve the term by r square by x square. It is non-real and that is imaginary, and you split it in the two forms. So G is separate and B is separate. So when we have the resistance, and if we are given the value of R and X in Z, right? So it is very easy that you can take the value of R and X and you put it in this formula. Right? Conductance is the opposite of resistance. So you will take resistance divided by R square over X square, and susceptance is the opposite of the reactance, and you will take X divided by R square plus X square. Now this is the question. Here we have the Vs is given, and we have the ZR and ZL is given. So YR is equal to YR is equal to 1 over ZR. So 1 over ZR is that this is converted into YR. How we can convert into YR? By taking it 1 by 2 ohm. 1 by 2 Siemens, 1 by 2 Siemens. So YL is equal to minus J by 4, or it is 1 by J4 YL
that is equal to 1 by J4. So now calculate, you have the time that you will calculate the total admittance of the circuit. Simply you sum up these two values. Sum up these two values. Then you multiply it by Vs. When you multiply by Vs, you will get the value of the current. तो अब आपको बेसिकली पता चला होगा कि ये एडमिटेंस कैलकुलेट करने का क्या फायदा है कि पैरेलल सर्किट्स में हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है कि हम जो है वो इसको एडमिटेंस कैलकुलेट करके इसको जो है वो सिंपली जो है वो वोल्टेज के साथ फेजर वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करके फेजर करंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सप्रेस इन द टाइम रिप्रेजेंटेशन वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ द फेजर करंट. तो ये बहुत सिंपल सा एडवांटेज था व्हाई वी विल टेक एडमिटेंस इंस्टेड ऑफ impedance. So this is the summary of impedance and admittance. Now there is an example 9.9. So I'll give you this assignment. Just try to solve it. And then I give you 3 minutes and then I will help you to solve this. In this question, we have this term V is unknown. And we have the value of this current I, which is unknown. And we want to take the value of V of t and I of t. So we want to take the value of V of t and I of t in time domain. ठीक है, तो simply we write the equation. First, we convert this in the phasor representation. Phasor representation 5 ohm is 5 ohm. This 10 cos 40 is 10 at the angle of 0 degree. And this 0.1 farad, we calculate the ZC. And this ZC is minus J. 4 is the mega and 0.1 is the impedance of this inductor, or that value is 0.1 Henry. Yeah. और हमारे पास जो है ये 4 term. That 4 is omega, comes from here. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी -J.25 ओम और we put this value here. अब आपके पास
ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन से आपने फेजर रिप्रेजेंटेशन निकाल ली। ये थी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन और ये है हमारे पास फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारे पास इम्पीडेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो इम्पीडेंस इज 5 माइनस J2.5। तो यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि फेजर करंट जो है उसको लेना है, और फेजर करंट जो है हमारे पास फेज वोल्टेज और फेज जो है इम्पीडेंस, sorry, the impedance. So we have this impedance. So we convert it into the polar form, and from this polar form we calculate the value of the current in phasor form. So now we need to get the voltage across this. So we multiply to get the voltage across this, phasor voltage across this. We multiply this phasor current with 2.5 at the angle of minus 90 degree. Minus 2.5 at the angle of minus 90 degree. तो हम जो है वो क्या करेंगे कि I को 2.5 at the angle of minus 90 degree multiply करेंगे, and we will get the voltage across the inductor. So it's inductor and it's impedance across the. अब हमारे पास जो है वो simply you can know the value of omega, which is 4, and that's why we have 40, and the angle is minus 63.43. Angle is minus 63.43, and the value of this is 4.47. So the value is 4.47. Similarly, the value of current is 1.789. So the value of current is 1.789, and the angle is 26.57. So we have the angle here at 26.57. तो अब आपने बेसिकली जो है देखा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करना हमारे लिए कितना आसान है, और हम उसको बाद में टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो है में कन्वर्ट कर सकते हैं. So this is the same assignment for you. The only difference is that we have the sine 10t, and this is 4 ohm over 0.2 Henry. So the values are changed for you to solve this problem. So I'll give you 10 minutes to solve it, and after you solve it, you can discuss the solution.